सो नाउ स्टूडेंट्स हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल सर्विसेज. सो प्रोफेशनल सर्विसेज आपको पता ही है, जैसे आपके लॉयर्स की हो गई या कंसल्टेंट्स की हो गई या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो गई. तो उनके लिए अपन कैसे सर्विस स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं. वो लोग अपना बिज़नेस ओपन करें तो कैसे अपने आप को मार्केट करेंगे. तो सबके ऊपर अपना सेगमेंटेशन किया है. सेगमेंटेशन जैसे अपना जोग्राफिक बेसिस पे किया है कि हमें अपना ऑफिस कहाँ लेना है, जैसे सिटी सेंटर के बेसिस पे या ट्रेड बिल्डिंग में हमें अपना ऑफिस रखना चाहिए, या डेमोग्राफिक बेसिस पे जैसे मान लीजिए कुछ लॉयर प्रोफेशनल सर्विसेज अगर एजड हैं या मैरिड होते हैं या उनकी इनकम बहुत अधिक होती है तो उस बेसिस पे भी हम लोगों को कर सकते हैं सेगमेंट. देन अगर हम साइकोग्राफिक बेसिस पे करें तो एग्रेसिव, एक्सट्रोवर्ट और ऐसे लोग जो अखबारों में नॉर्मली अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड रहते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट की कौन से प्रोफेशनल सर्विस को लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट के तौर पे देखते हैं, जैसे हाई क्वालिटी सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज, जैसे मान लीजिए आपके ब्यूटी पार्लर वाले या अदर्स. और सब दूसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस रेट, यानी कि कौन सी सर्विसेज को लोग सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बात करना पसंद करते हैं. तो इन बेसिस पे पहले मार्केट को सेगमेंट किया. देन वी यूज़ मार्केटिंग मिक्स. देखते हैं पहले प्रोडक्ट. प्रोफेशनल सर्विस के वक्त हमें अपने प्रोडक्ट को उस तरह से डील करना है, मार्केट करना है. उसके लिए वी नीड कि कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए वो बात करना चाहते हैं. इसका आइडेंटिफिकेशन आपको करना है और उसी प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना है. दूसरा, प्राइस. देखिए, कई सारे प्रोफेशनल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं. कुछ पैकेज वाइज लेते हैं, कुछ आवरली बेसिस पे लेते हैं, कुछ अल्टरनेटिव बेस पे लेते हैं और कुछ की फिक्स्ड फीस होती है. तो ये आपको देखना है कि आप कैसे अपने कस्टमर से फ़ीस लेना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं. देन लोकेशन. लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह आती है क्योंकि कस्टमर प्रोफेशनल सर्विस के लिए ज़्यादा मूव ना करे. जिस डेस्टिनेशन पे वो आसानी से पहुंच सकता है, उसको कन्वीनियंस है, उसको सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं आ रही. क्योंकि मान लीजिए अगर एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ कंसल्टेंट ही कंसल्टेंट है, तो वहाँ एक कस्टमर को बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि मैं किसके पास जाऊँ. जैसे हम मान लीजिए एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं और उस हॉस्पिटल में देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स हैं और एक ही तरीके के डॉक्टर्स बैठे हैं. तो आपकी बीमारी का डॉक्टर कौन सा बेस्ट है, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है. तो ये प्लेस आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऐसी कौन सी प्लेस चुनना है जहाँ पे कस्टमर इजीली पहुँच सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स उसके पास नहीं होने चाहिए. देन प्रमोशन. प्रमोशन के लिए आप कस्टमर अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं. आप चाहे तो न्यूज़लेटर निकाल सकते हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आपके जो को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आप उनके थ्रू भी पब्लिसिटी करवा सकते हैं. पीपल्स, क्योंकि इसके अंदर जैसे डायरेक्ट तो प्रोफेशनल सर्विसेज कोई मिल नहीं पाता, तो उससे पहले उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. कोई लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उससे मिलता है. कुछ ये होते हैं कि मान लीजिए आपके असिस्टेंट ही उनसे बात कर रहे हैं, तो दे आर द पीपल्स जो कि उससे इंटरेक्ट करते हैं. तो उनका बिहेवियर आपकी इमेज को शो करेगा. तो ये आपको देखना पड़ेगा. जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं एग्जांपल लूँ, मैं एक हॉस्पिटल में गया तो जिस सीनियर डॉक्टर से मुझे मिलना था, उनसे पहले उनके असिस्टेंट ने क्या किया, उसने मेरे उन पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली, नोट डाउन करी और उसके बाद एक फ़ाइल प्रिपेयर करी. और जब हमारा नंबर आया मिलने का अपॉइंटमेंट, तो वो फ़ाइल उनके पास पहले गई ताकि डॉक्टर उस हिस्ट्री को पूरा पढ़ ले. क्योंकि डॉक्टर्स के पास ने सोचा कि शायद कस्टमर या पेशेंट से पूरी हिस्ट्री जानो, उसमें टाइम वेस्ट करो. उससे अच्छा है कि कस्टमर ने पहले ही, जब आप वेटिंग हॉल में बैठे थे, तो आपने उनके पास जाके अपनी पूरी हिस्ट्री उनको लिखवा दी. तो टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बची और एक इम्प्रेशन भी गया कि हाँ चलो भाई, आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में कोई पूछना चाह रहा है. तो दैट इज़ रिलेट विद द पीपल्स. बट पीपल्स शुड बी ट्रेंड एंड नॉलेजेबल. प्रोसेस की अगर आप बात करें तो कस्टमर केयर, अपॉइंटमेंट सिस्टम जैसे इजीली मिलना चाहिए, आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ. आपके जो आवर्स हैं मिलने वाले वो ओपन होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे के बीच में मिलेंगे, तो जो आपका कस्टमर आने वाला है वो सोचेगा, मान लो अगर वो बिज़ी है, लेकिन इनके पास तो टाइम ही नहीं है, तो सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में.
तो हो सकता है वो किसी और के पास चला जाए। तो प्रोसेस शुड बी वेरी स्मूथिंग, और अपॉइंटमेंट शुड बी स्मूथिंग, और जैसा भी हो उसको कन्वीनियंस, ताकि उसको थोड़ा सा इजी कंफर्टेबल जोन में वो प्रोसेस को निपटा सकें, वो हमें देखना है। फिजिकल एविडेंस, इसके अंदर भी अगेन इट शुड बी प्रोफेशनल लुक, इट शुड बी लाइक एम्बियंस, इट्स अ गुड एम्बियंस, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फिक्सचर्स। और आप चाहें तो उसके लिए आप अपने बारे में कुछ कंपनी लिटरेचर्स पैम्पलेट्स भी रख सकते हैं, ताकि वो जैसे आपका वेट कर रहा हो तो वो उसको पढ़ ले, ताकि आपके बारे में वो थोड़ा जान सके। तो ये कैन यूज़ इन अ फिज़िकल एविडेंस। आजकल प्रोफेशनल सर्विस में कई टैक्टिक्स यूज़ की जाने लगी हैं, वो भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे पहली चीज़ कि आप हमेशा फोकस करिए अपने सेल्स और मार्केटिंग का। सेल्स और मार्केटिंग का मतलब है कि नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर्स को जानना पड़ेगा कि आप कौन से कस्टमर्स के लिए सूटेबल हैं, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा नीड्स रहती है प्रोफेशनल से टॉक करने की। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए अंडर द सेल्स एंड मार्केटिंग। अपने मार्केट को पहचानिए, अपने कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करिए, और उन तक पहुंचने के लिए आप अपनी प्लानिंग को तय करिए। उसके बाद चाहें तो अपन वी कैन यूज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि आप जितना अच्छा अपने बारे में लिखवा सकते हैं या लिख सकते हैं, या अपने बारे में अच्छा आप प्रमोशन करवा सकते हैं अच्छा, तो इट शुड बी गुड। क्योंकि देखिए कुछ लोग आजकल क्या है कि चाहे वेबसाइट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन्स हो, तो रीडरशिप जो है बढ़ी है, लोग पढ़ने लगे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो यदि आपके बारे में अच्छा लिखा हुआ है और आप अच्छा लिखवा सकते हैं, या यू आर अ गुड कंटेंट राइटर, तो आप अपने बारे में अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी आजकल प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर यूज़ होने लग गया। आपने देखा होगा कि आजकल अखबारों के अंदर भी कई बार कुछ अच्छे आर्टिकल्स देते हुए कुछ प्रोफेशनल देते हैं, यानी कुछ साइट्स ऐसी भी जैसे प्रोफेशनल लिंक्डइन हमने साइट्स देखी, उसमें भी लोग आजकल हॉट इश्यूज़ पे या करंट इश्यूज़ पे अपने अपने आर्टिकल्स या अपने व्यूज़ देते हैं। तो जितना अच्छा आप कंटेंट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना ही आपकी मार्केटिंग भी अच्छी हो सकती है। देन एक मैटर देखा जाए इंटरेक्टिव वेबसाइट। आप अपना जो प्रोफेशनल सर्विस है आपकी, अगर आप उसकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। वेबसाइट के लिए जैसे आप मॉडर्न डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए वेबसाइट में यदि बहुत ज़्यादा हिच लुक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपने कलर दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रखा है, पूरा भर रखा है उसको, इट्स फुल ऑफ, तो कस्टमर इतना नहीं पढ़ना ना ही उसको देखेगा। यदि वेबसाइट खोल के वो कन्फ्यूजन में आ गया कि मुझे क्लिक क्या करना है, मुझे कहाँ जाऊँ मैं इसके बारे में कुछ पूछने, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो वेबसाइट शुड बी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन इक्विप्ड। उसके लिए आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, आप कुछ शेक हैंड करते हुए कॉलम्स बना सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट अस या कुछ ऐसे ब्लॉग्स बना सकते हैं जिसमें वो इजीली देख के आपको अप्रोच कर सके। उसके अलावा इजी नेविगेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रही है आपकी वेबसाइट पे, उसको साफ से दिखाई देनी चाहिए। जो मेन कंटेंट है जिस पे फोकस उसको करना है, वो आपका साफ दिखाई देना चाहिए, उसके आंखों के सामने होना चाहिए। देन कन्वर्शन सेंटर डिज़ाइन का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से बननी चाहिए कि लीड जनरेट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, मैंने एक दिन कई सारी वेबसाइट पर जब मैं सर्च करता हूँ तो मैंने देखा कि नीचे लिखा आता है विजिटर्स, कितने विजिटर्स हो चुके, आपका नंबर कौन सा है विजिटर होने का। तो इससे भी कुछ लोग आजकल यूज़ करने लग गए। तो इससे आपके विजिटर्स को अप्रोच करने वाली जो क्वांटिटी है वो पता लगती है, और इससे गुड इम्प्रेशन। देन कस्टमर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। तो आप ये सोच के वेबसाइट बनाइए कि ये आपके बारे में नहीं हो रही है, इट इज़ अबाउट योर कस्टमर, टारगेट कस्टमर, कि आपका जब टारगेट कस्टमर जो है इस वेबसाइट को ओपन करे तो उसको लगे कि यस ये वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए ही दी गई है। तो ये आप उस पर कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो ये कंटेंट का काम जो है कंटेंट राइटर, इसके अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसको इंक्लूड करने के लिए वी नो कि हमारे कस्टमर की नीड, यानी फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें लिखा था कि कस्टमर नीड हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये आपको लगातार एक दूसरे से चीज़ें लिंक करती चली जाएंगी। देन ईमेल मार्केटिंग। आजकल ईमेल मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर रही हैं, सेल्स कर रही हैं।
जैसे ओनली सेंड मार्केटिंग ईमेल्स। आजकल लोगों के पास यदि मेल्स ज़्यादा आते हैं तो वो उनको जंक मेल में डालना शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप जब मेल करें, उनको ईमेल करें, तो उनको ये लगना चाहिए कि ये मेरे लिए इंफॉर्मेटिव मेल आया है, ना कि जस्ट स्पेस ऑक्यूपाइड मेल जिसे वो जंक में डाल दें। इसके अलावा मेल करने से पहले अपने टारगेट कस्टमर को सेगमेंट करिए, किसको आपको करना है। हर पर्सन को आपके प्रोफेशनल सर्विस के रिक्वायरमेंट नहीं होंगे, वो तो एक कंटिन्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपको यूज़ करनी है। तो जब आपने अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, टारगेट कस्टमर बना रखे हैं, तो आप वो मेल उन्हीं को करिए जो आपको पता है कि ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। उसके अलावा लुक एट ओपन एंड क्लिक रेट्स फॉर योर ईमेल सेंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट वर्क एंड व्हाट डज नॉट। आप चाहें तो इसमें फीडबैक या अपना मैसेज जो आप चेक करते हैं कि एनालिटिक्स की कितने लोगों ने आपकी मेल को पढ़ा, कितने लोगों ने मेल को स्पैम में डाल दिया या जंक में डाल दिया, तो ये भी आप एनालिसिस उसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास किसी मेल का फीडबैक आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका मेल उसमें कितना अच्छा था या क्या बुरा था। तो आपको अपना मेल का एनालिसिस भी करते रहना है। देन फिफ्थ पिलर जो हम मानते हैं वह है नेटवर्किंग और रेफरेंस। देखिए, चाहे इनबाउंड मार्केटिंग टैक्टिक्स हो चाहे आउटबाउंड मार्केटिंग हो, इनबाउंड मार्केटिंग टैक्टिक्स में आपको समझाता हूँ होता क्या है। आजकल क्या है कि कंपनीज़ न्यू मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज़ कर रही हैं। तो इनबाउंड का मतलब क्या है, कंपनीज़ ऐसी कैंपेन्स को, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करती हैं जिसके अंदर वो कस्टमर की गुड बुक्स में रहती हैं। वो इमीडिएटली सेल्स पे फोकस नहीं कर रही हैं। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर उनका फोकस किस पे है, जब भी कस्टमर को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसको सबसे पहला फोकस या नाम हमारा आना चाहिए। तो ये सोचते हुए कंपनीज आजकल इनबाउंड मार्केटिंग यूज़ कर रही हैं। इनबाउंड मार्केटिंग जो है ये आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पे काम आती है, क्योंकि इसमें हम कस्टमर को उस वक्त के लिए वेटिंग पीरियड दे रहे हैं जब उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और आउटबाउंड का होता है, हम जब हमारे को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम तब उस वक्त जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो हो रही है आउटबाउंड मार्केटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं वह नेटवर्किंग, यानी हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स, और हम रेफरल्स भी दे सकते हैं। यानी मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर से सर्विसेज ली, उस प्रोफेशनल सर्विस से मुझे उसको सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैं उस प्रोफेशनल बंदों को एक दो कॉन्टैक्ट्स और दे सकता हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट होंगे कि सर आप मेरे रेफरेंस से आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग एंड रेफरल्स। देन हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी मतलब है वो सर्विसेज जो कि पब्लिक के लिए है, नॉर्मल पीपल्स के लिए है, हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने उसको सेगमेंट किया, सबसे पहले किया हमने ज्योग्राफिक बेसिस पे, जैसे कंट्रीज़ के बेसिस पे, रीजन्स के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, सिटीज़ के बेसिस पे, टाउन के बेसिस पे, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो सबसे दो कॉमन चीज़ हमें दिखाई दी हर जगह वो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है जिसके बिना ना तो कोई गांव का पर्सन रह सकता है, ना ही कोई बड़े से बड़े शहर का पर्सन। ये दो यूटिलिटी उनको चाहिए ही चाहिए। देन डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जैसे हमने देखा जिन जगहों पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ नंबर ऑफ़ बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट बैंक्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ बैंक्स के ब्रांचेस भी ज़्यादा है। ऐसे ही एज के हिसाब से भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज चाहिए, और ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री कहती है। उसी प्रकार से हमने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किया। इसके अंदर हम कस्टमर की लाइफ स्टाइल को फोकस किया है। जैसे कुछ रिनॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ये काम कर रहे हैं, या रिनॉल्ड बिग ब्रांड्स में काम कर रहे हैं, जैसे टाटाज़ में काम कर रहे हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनकी यूटिलिटी सर्विसेज अलग हैं। रिलायंस में काम करने वाले हर पर्सन की यूटिलिटी सर्विसेज अलग हैं। ऐसे ही हमने सोशल क्लास के बेसिस पे बनाएंगे। जैसे हमने देखा एग्जांपल के तौर पे कि हर पर्सन को क्या है, कुछ ना कुछ हर एक की, हमने जो मैस्लो नीड थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें देखा था एस्टीम और प्रेस्टीज। हर पर्सन अपने लिए कुछ करना चाहता है, कुछ उसके प्रेस्टीज का सवाल होता है, उसके लिए भी वो
कुछ यूटिलिटी सर्विसेज चाहिए उसको। जैसे टेलीकॉम वाले, हमने देखा कि एक सेगमेंट है लोअर सेगमेंट जो ज़्यादा रुपए का रिचार्ज नहीं कराता, तो उनको वो मिनिमम रिचार्ज कूपन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कम से कम वाले पे। ऐसे कई बैचलर्स भी होते हैं, जैसे हमने देखा, जिनको पॉकेट मनी कम मिल रही है, जो बच्चे बाहर रह के हॉस्टल्स में पढ़ते हैं या बाहर किसी शहरों में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, कम से कम वाले रिचार्ज को यूज़ करते थे। खैर अब तो खैर जियो आ गया, बट उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम बेनिफिट सेगमेंट को भी बना सकते हैं कि हम अपनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से और क्या क्या बेनिफिट उनको दे सकते हैं। जैसे तुमने होटल इंडस्ट्री में देखा कि एक होटल वाला अपने कस्टमर्स को हॉल भी दे रहा है, पार्टीज़ के लिए सेमी हॉल भी दे रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी दे रहा है, मैरिज पर्पज़ से भी वो होटल बुक कर सकता है। तो कहाँ कहाँ कस्टमर्स उन पब्लिक यूटिलिटी को यूज़ कर सकता है, वो हमें सेगमेंट करना पड़ेगा। देन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। It is important for any community to benefit from better public services delivered by the state bodies or private sector companies who understood the usefulness of marketing have incorporated into the activities. तो हम जब प्रोडक्ट की, हम सर्विसेज की, अपनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट, उसके अंदर हमें ये देखना है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हम किसके लिए यूज़ करवा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट के लिए या पब्लिक के लिए। तो आपको अपना प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि वो किसके लिए बेटर है, किसको बेनिफिट ज़्यादा देगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइसेस डिपेंड करता है हाउ यू डिलीवर द सर्विसेज। जैसे मेट्रोज़ में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने देखा कि लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा एयर कंडीशन अच्छे होने चाहिए, चलने चाहिए, हैवी चलने चाहिए, दिन भर एसी चलने चाहिए, तो वहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, बिजली महंगी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि आप कहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे ही प्लेस ये है कि आपका हेड ऑफिस किस जगह पे होना चाहिए। प्रेजेंस में आपका जैसे कैंपस के अंदर है, या हम बात कर सकते हैं किसी, जैसे आजकल हम देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सिटीज़ में नहीं होते, वो थोड़ा सिटीज़ से दूर हट के होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बिजली पानी की अलग बंदोबस्त है। जैसे गाँवों में बिजलियाँ कटती हैं, वो काफ़ी घंटे के लिए जाती हैं, तो जहाँ पे गांव है और जहाँ पे बिजली का कट डाउन बहुत देर तक होता है, वहाँ आपको अलग फैसिलिटीज़ और यूटिलिटी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेंगे। प्रमोशन टेक्निक जैसे हम यूज़ करते हैं पब्लिक सर्विसेज की, जैसे स्कूल्स, हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या है, जो आपके हेल्थ इश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पैम्पलेट्स बांटते हैं कि आप लोग ये खुले में यूरिनरी ना करें या फिर आप स्प्लिट ना करें। तो ये चीज़ें जो हम हेल्थ के इशू के लिए हम लोगों को प्रमोशन में पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, अखबारों में हम या न्यूज़ में पेपर में हम मदद ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं। पीपल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो पब्लिक में सारे के सारे हमारा जो सेगमेंट है वो हायर एजुकेटेड हो या लिटरेट हो, ये थोड़ा सा एक चांसेस हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस के साथ भेजना है, ऐसे लोगों को रखना है जो कि डेडिकेटेड हों और इन सर्विसेज के बारे में अपने हम पब्लिक को बता सकें, उन तक अप्रोच कर सकें और पेशेंस के साथ और पोलाइटनेस के साथ उनसे बातचीत कर सकें। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पब्लिक सर्विस वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस अंडरस्टैंड द नीड टू स्ट्रेंथन द पब्लिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आजकल हमने देखा कि मैक्सिमम सोसाइटीज़ जब बनती हैं या ऑफिसेज बनते हैं या फैक्ट्री देखते हैं हम लोग, तो वो लोग सब कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करने के लिए भी इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं ताकि ये सब चीज़ों को बचाया जा सके। तो ये जो प्रोसेस है इस चीज़ का समझाने वाला, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हाउ यू कंजर्व द ऑल द रिसोर्सेज, और लोगों को आप बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। फिज़िकल अगर हम बात करें
दो एविडेंस हमने देखे, रिमोट और इंटरपर्सनल। रिमोट एविडेंस क्या बताते हैं कि ये वो हैं जो कस्टमर्स के डिस्टेंस में हैं। मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं टेलीफोन, इंश्योरेंस, यूटिलिटी सर्विसेज एंड मेल ऑर्डर्स, ये रिमोट सर्विसेज है जो ज़रूरी है। इनके बिना लोग नहीं रह रहे, पानी बिजली के बिना लोग नहीं रह सकते, फ़ोन के बिना आजकल आदमी नहीं रह सकता। इंश्योरेंस भी लोग सबका उतना ही ज़रूरी है। हमने देखा कि लोग अपनी लाइफ के साथ साथ कुछ तो अपनी बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस करवाते हैं, यहाँ तक कि अपने अपने घरों का करवाते हैं, अपने एनिमल्स का भी करवाते हैं, पेट्स का भी करवाते हैं। तो इंश्योरेंस भी आजकल क्या है, एक सर्विसेज है इन द पब्लिक यूटिलिटी। तो इन सब चीज़ों को भी वी कैन यूज़ इन दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और इंटरपर्सनल सर्विसेज हम देखें कि इस एविडेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे उसको वो चीज़ दिखाई दे इंटरपर्सनल सर्विसेज में। जैसे मान लीजिए कि इन सर्विस द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर शेयर द सर्विस फैसिलिटी। जैसे रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और पब्लिक यूटिलिटी आप बात कर रहे हैं जो नॉर्मल हर पीपल्स के लिए, जैसे हम जैसे पेट्रोल पंप में देखते हैं हम लोग कि हर पब्लिक के लिए दे कैन वो अपना यूरिनरी सिस्टम या वाशरूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई उनको मना नहीं करता। शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप जा सकते हैं, तो हर जगह कोई ना कोई क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं।